आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नसूदर तिवारी में, जिसमें हम लोग अपने आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का एक पार्ट कर चुके थे और दूसरा पार्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात भाई, कल ही से आपकी बोर्ड परीक्षा चालू हो रही है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जनरल वे में वेक्टर क्या होता है ये पढ़ लिए थे, कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं ये पढ़ लिए थे, साथ में वेक्टर के कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस पढ़ लिया था, लाइक टू से आप लोगों ने जोड़ना घटाना और जोड़ते घटाते हुए अपने दो प्रकार के नियम पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग बात करते हैं भाई कुछ अलग चीजों के, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पर तीसरा जो आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर। स्केलर का मतलब क्या हो गया? सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि स्केलर क्या होता है। मल्टीप्लीकेशन वेक्टर का करना है किसके साथ? स्केलर के साथ। स्केलर इज द कांस्टेंट, क्या है? कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट आपके अल्फाबेट में भी होता है और नंबर्स में भी हो सकता है, ठीक ना। नंबर्स में भी हो सकता है। अब ये कह रहा है कि कोई वेक्टर अगर है आपके पास तो आप कैसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर उसके ऊपर किसी कांस्टेंट का, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जस्ट इमेजिन एक वेक्टर मैं ले लेता हूँ, वेक्टर ए whose components in three axes is a1i, a2j एंड a3k। कैसे बनता है ये बता दिया गया है ऑलरेडी पहले ही। अब मैं कह रहा हूँ कि एक स्केलर है, स्केलर क्या मान लेते हैं? लेमडा मान लेते हैं। यहाँ पर क्या मान लेते हैं? लेमडा। लेमडा को अगर मैं वेक्टर ए में मल्टीप्लाई करता हूँ तो इम्पैक्ट क्या होता है? तो लेमडा जो है ये तीनों में जाकर बटेगा। पहले तो ये इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा लेमडा a1i प्लस लेमडा a2j प्लस लेमडा a3। ध्यान दीजिएगा। अब ये तो बन गया क्या भैया? लेमडा ए, ठीक है। अब अगर इफ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इफ लेमडा की वैल्यू -1 मैंने ले लिया है तो आपको मिलेगा क्या? तो आपको मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वैल्यू बन जाएगी माइनस ए वेक्टर। और इसी माइनस ए वेक्टर को ही आप लोग क्या कहते हो? एडिटिव इनवर्स कहते हो। क्या कहते हो बेटा? एडिटिव इनवर्स। डायरेक्ट आपसे पूछेगा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर या ऐसे चीजें जिनको किसी संख्या में जोड़ दो तो वो क्या कर दें? वैल्यू को जीरो के बराबर कर दें या जीरो वेक्टर का निर्माण कर दे। दैट इज योर एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब यहीं पर मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू। सबसे पहली बात यहीं पर मैग्नीट्यूड वैल्यू की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होती है? लेमडा ए बार। तो यहाँ पर लेमडा आपका बाहर रहेगा और ई बार का भाई बाहर रहेगा, तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पर तीन नियम है, मैं जल्दी जल्दी इनको साइड बाई साइड नोट कर देता हूँ। अगर कोई दो हमारे पास कांस्टेंट है, एक के है और एक एम है, ठीक ना, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेक्टर ए से और उसके बाद योग हो रहे हैं, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप योग कर लें और उसके बाद क्या कर दीजिए? वेक्टर ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई इम्पैक्ट नहीं है। सेकंड, किसी कांस्टेंट कोई दो वेक्टर्स के सम के ऊपर लग रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ये दोनों में आप अलग अलग भी बांट सकते हैं, ठीक ना। ये भी याद आ रखना है आपने। तीसरा, यहाँ पर वही आपका एसोसिएटिव वाला लग रहा है और ये ठीक ना। आप कर सकते हैं कि एम को मल्टीप्लाई, देन आफ्टर आप इसमें ए का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न पहले जल्दी से हो जाए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है आपका और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 2011 9 7 6 5 4 कई सालों में रिपीटेड है। दिया गया है, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड वैल्यू इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड वैल्यू, देन प्रूव दैट देन प्रूव दैट वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। कैसे होगा भाई? बात तो करते हैं।
बात करते हैं। मैंने मान लिया, इमेजिन कर लिया कि ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, और ये क्या है, वेक्टर बी है। कोई दिक्कत है? अब ये वेक्टर ए मानो और इसको माना क्या, वेक्टर बी। आगे एक्सटेंड किया इमेजिन वे में, और इसको एक्सटेंड करते हुए यहाँ पर भी ऐसा मैंने इमेजिन कर लिया, तो ये एक वेक्टर बन गया और ये एक वेक्टर बन गया। अगर ये है बी तो ये भी क्या है, बी। अगर ये है ए तो ये भी क्या है भाई, ए। ए और बी का योग क्या बनता है भाई, सी बनता है, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन भाई, ठीक ना। वेक्टर ए से गए बी पे, बी के बाद ये बन गया सी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक ना। अब बात करते हैं भाई इसकी, इसको ध्यान से देखिएगा। ये गया यहाँ पर, ये गया यहाँ पर, तो ये तीसरा वाला बन गया। तो यहाँ पर ये इसके लिए, रेड वाले के लिए ध्यान से देखेंगे क्या आ रहा है भाई। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं नामकरण कर दूं, ए बी सी डी, ठीक ना। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, डी से जा रहा हूँ, बी को बी से जा रहा हूँ, सी को। जब आपका डी और सी बराबर आ रहा है तो डी सी वेक्टर इज इक्वल टू डी बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ट्रायंगल वेक्टर एडिशन, ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा। तो इस तरीके से इसको अगर मैं डी मान लेता हूँ तो वेक्टर डी, डी सी सॉरी, डी सी इज इक्वल टू ए, वेक्टर ए। डी बी, इसको डी मान लेते हैं, और ये क्या है भाई, बी सी। बी सी का वैल्यू क्या है, बी वेक्टर। तो डी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाला ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये वेक्टर ए माइनस बी। अब ये दोनों के दोनों क्या है, डायगोनल्स हैं, तो ये आ गया बेटा आपका ए माइनस बी आ गया। अब कोई दो, किसी पैरेललोग्राम में इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन the then it is only possible with rectangle and square। दो ही होते हैं भाई जिसके आपके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। डियर फोर, डियर फोर ए परपेंडिकुलर टू बी। बात खत्म, यहीं पे छोड़ दो, खत्म। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई, ठीक ना। चलिए अगले पहुंचते हैं भाई जल्दी से। आज थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, ताकि हमने क्या करना है भाई, थोड़ा सा कंप्लीट करना है ना भाई। चलो देखते हैं, समय भी अभाव है भाई, कल ही है ना पेपर, अभी तो सिटिंग अरेंजमेंट बाकी है आप लोगों का। चलो देखते हैं इसके आगे। तो अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स वेक्टर्स। देखिए कोई वेक्टर आपको दे दिया क्या, मैं टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन दोनों की बात कर देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया टू डायमेंशन में एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी, हुज कोऑर्डिनेट इज एक्स कॉमा वाई। और एक थ्री डायमेंशन में ले लिया हुज कोऑर्डिनेट पी, हुज कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई एंड जेड। तीन ले लिया, ठीक ना। अब ये तो तीन लेने की वजह से ये तो थ्री डी में आ ही गया, ठीक है। बात करते हैं भाई, अब ये सबसे पहले तो आप पोजीशन वेक्टर बनाते हो, क्या बनाते हो, पोजीशन वेक्टर्स बनाते हो। अभी हम लोगों ने कल परसों में पढ़ा था ना, कल पढ़ा था मेरे ख्याल से। अब इसको जब ओरिजिन से आप मिलाते हो तो ये वेक्टर ओरिजिन से मिलाने पर क्या बन जाता है भाई, ये बन गया ना। अब ओरिजिन से मिलाने पर ये जो आपका वेक्टर बन रहा है दैट इज ओ पी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मैंने बताया था कल ना, आई जे के क्या है, आई जे आई कैप जे कैप के कैप है क्या, दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द साइड ऑफ एक्सिस, ठीक ना। आप एक यूनिट लेंथ को जान लीजिए एक तरीके से इसको, ठीक ना। और ये क्या है भाई, ये है ओपी, यहाँ पर भी आपका बनेगा, और ओपी के जो वेक्टर है दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक ना। आप समझिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात ये है, क्या बात है भाई। आप जब इस वेक्टर को लेते हैं, ओपी को लेते हैं, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ और ये दोनों के लिए अप्लाइड है। ये है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ पर एक्स
वाई जेड, केवल इन कांस्टेंट्स की बात करूं मैं, एक्स वाई और ये जेड, केवल इसकी बात करता हूं, दैट इज स्केलर कंपोनेंट। क्या कहलाता है ये? स्केलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप इन सभी को इंक्लूड कर लीजिए, ऐसे अलग अलग की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। ये दोनों इंक्लूडेड अगर रहे तो आपके ये क्या कहलाते हैं? दैट इज वेक्टर कंपोनेंट्स। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आई जे के आर, जैसे होता है ना कि आप अगर मतलब कहा जाए कि ये दोनों तीनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर होता है ना, आर परपेंडिकुलर। अब स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं टू डायमेंशन में? ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो रेक्टेंग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल टाइप बनाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? आई जे यहाँ पर क्या है? ऑर्थोगोनल लंबकोणी जिसको कहते हैं ना, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। और यहाँ पर यही सेम चीजें क्या कहलाते हैं बेटा? यहाँ पर कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है ना। चलिए, अब एक प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, और मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न आएंगे जरूर। आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में, इफ एक वेक्टर ए दे दिया गया है, उस वैल्यू इज आई माइनस टू जे, ऐसा दे दिया गया है, ठीक ना। एक वेक्टर आपको दे दिया गया है, ठीक है। इफ एवर फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 7 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब कह रहा है कि अगर वेक्टर ए, ऐसा एक वेक्टर दिया गया है, ठीक है, तो अब इसकी कितनी लेंथ है मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मुझे इसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर बी ऐसा चाहिए जिसकी लेंथ कितनी हो बेटा? 7 यूनिट हो। कितनी हो? 7 यूनिट्स हो। अब ये कैसे बनाते हैं? सबसे पहली बात, दो वेक्टर अगर पैरेलल है, हमने पहले बताया था ना, अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो इसका मतलब उनके कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूडिनल मान क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो सबसे पहली बात, आप एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करिए, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ, यूनिट वेक्टर बनाऊंगा किसका? इसका। किसका बनाऊंगा? इसका। ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर बनाएंगे कैसे? यूनिट वेक्टर दैट इज वेक्टर दिस, दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए, बनेगा कैसे? इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो वेक्टर की, दूसरा उसके मैग्नीट्यूड वैल्यू की। आप डिवाइड कर देते हैं, आपके यूनिट का मान आ जाता है, एक का मान आ जाता है। अब एक को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, तो आपका ये दूसरा वाला वेक्टर बी मिलकर तैयार हो जाएगा। कैसे करेंगे? तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मतलब ये एक्स और वाई के आप स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। आपकी वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज इक्वल टू 1 + 5, 1 + 4 दैट इज इक्वल टू √5। तो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपने रखा तो आई -2 जे डिवाइडेड बाई √5, √5 दोनों में बढ़ गया, तो ये क्या बन गया बेटा? आई अपॉन √5 -2 अपॉन √5 जे। ठीक है, ये बन गया। अब आपको वेक्टर बी क्या है बेटा? वेक्टर बी है 7 यूनिट का 7। अब ये एक यूनिट का वैल्यू ये है, तो ये एक यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 आई अपॉन √5 प्लस -14 जे अपॉन √5, दैट इज योर आंसर। ठीक ना। इसको मार्क करके रख लीजिएगा भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि कैसे और क्यों कब कैसे करना है भाई। ठीक ना। चलिए, अब एक चीज को समझिएगा, कोई दो वेक्टर्स अगर इक्वल है तो उनके कंडीशन क्या है, या ऐसे कुछ कंडीशंस मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक ना, इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक ना, या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट
रिजल्ट्स। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में पहले तो मुझे दो वेक्टर चाहिए भाई। एक वेक्टर ए ले रहा हूँ, दैट इज A1i प्लस A2j प्लस A3k। एक वेक्टर बी ले रहा हूँ, दैट इज B1i प्लस B2j प्लस B3k। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों वेक्टर्स को अगर जोड़ते हैं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसे जुड़ेगा भाई। आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये आई आई के साथ जुड़ेगा, जे जे के साथ जुड़ेगा, के साथ जुड़ेगा, कांस्टेंट को नहीं। आप इन यूनिट वेक्टर्स को ध्यान देंगे भाई, ठीक ना। तो क्या बन जाएगा, A1 प्लस B1i। ठीक, इसी तरीके से A2 प्लस B2j, A3 प्लस B3, ये आपका बन गया। और सिमिलर वे में आप माइनस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है, ये दो वेक्टर्स का सम कैसे करते हैं। ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस और इसको। अगर मैं कह रहा हूँ इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, कभी ये कंडीशन, इस कंडीशन में क्या करेंगे भाई, तो आपका इसका मतलब हो दैट मीन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका A1 जो है वो B1 के बराबर है, और A2 जो है वो B2 के बराबर है, और A3 क्या है बेटा, आपका B3 के बराबर है। तभी आपके दो वेक्टर से इक्वल हो सकते हैं। अगर मैं कह दूं इफ, अगर मैं कहूँ इफ, अब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ना यहाँ पे समझिएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों कोलिनियर है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, ठीक ना, दोनों के दोनों क्या है, कोलिनियर और पैरेलल, ये दोनों के लिए कंडीशन है भाई। अगर कोलिनियर या पैरेलल, दोनों के दोनों वाले कंडीशन में आप क्या करने वाले हैं, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। अब अगर ये दो वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है, तो इनका मतलब क्या है, कोई एक वेक्टर जो है दूसरे में कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करके बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अब ऐसे में जो B1i, जो आप पूरा अब इसका कंप्लीट फॉर्म रखेंगे B2j और B3 की, और इसमें लेमडा मल्टीप्लाई करके A1i प्लस A2j प्लस A3k करेंगे, ठीक है ना। अब इसको कंपैरिजन के बाद आपको ये पता चलता है कि B1/A1 इक्वल टू B2/A2 इक्वल टू B3/A3। ये वाला आपने याद रखना है, ये सभी क्या होते हैं, रेशियो वाइज एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अगर ये दोनों कोलिनियर, कोई दो वेक्टर कोलिनियर या क्या कर सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में। बात करते हैं एक यूनिट वेक्टर की, जो कि मतलब होता है ना कि एंगल वाइज, अब मैं बात करता हूँ। जैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। इमेजिन करिएगा मेरे पास एक पॉइंट है P, मुझे ये नहीं पता कितना है, बस इतना सा पता है कि इसकी लेंथ जो है, इसके डिस्टेंस जो है वो सेंटर से कितना है बेटा, 1 यूनिट है, कितना, एक है, ठीक है। अभी से ये कंपोनेंट दो इस पे गिरेंगे, एक्स वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। अभी ये दो कंपोनेंट्स गिरने के बाद ये मान लीजिए एक एंगल बना रहा है थीटा, कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक। अब मुझे इसके, इस वेक्टर ओपी को बनाना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपी, ऐसे में वो यूनिट वेक्टर है ये, आप बात करते हैं, ठीक ना, ओपी की बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थीटा है ना, और ये एंगल कैसा बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव एंगल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर, वो क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, यही तो है मेरे को चाहिए ना, यही एक्स है, x/1। तो x की वैल्यू कितना आ गई भाई, कॉस थीटा आ गई। और दूसरा वाला ये है y, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, यानी कि y/1। यह y की वैल्यू कितनी आ गई भैया, साइन थीटा आ गई। और अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर इसका एक्स वाई है, तो ये ओपी की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी बेटा, XI प्लस वाई जे रहेगा। आप इसको रखेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है ना।
चलिए, यहीं पर तुरंत मैं बता दे रहा हूँ, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता, अगर यही मोशन कैसा होता एंटी क्लॉकवाइज, ये तब होगा जब सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज हो जाएगा तो क्या बनाएंगे, क्लॉकवाइज के लिए ध्यान देना है, क्लॉकवाइज में यही निगेटिव हो जाएगा, आपका वाई ही निगेटिव हो रहा है ना भाई, तो ऐसे में क्या हो जाता है कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा जल्दी से, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, हम अगले पेज पे पहुंचते हैं। चलिए, तो चालू हो गया हम लोग का अगला पेज, बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअल में होता क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन और कुछ नहीं है भाई, अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले बनाया था ना, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे ये पी ले रहा हूँ, एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये देखिएगा, ये ओरिजिन से मैंने मिला दिया, अब ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर गिराएगा किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, सिमिलर वे में यहाँ पर ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर गिराएगा वाई एक्सिस पे, ठीक है ना, और इसी प्रकार से ये जेड एक्सिस पे भी लेकर जाएगा, तीसरा वाला एक्सिस जो रहेगा उस पे भी ये परपेंडिकुलर गिराएगा। अब समझिएगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले जब बनाया था इसको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये क्या था, ये लेंथ क्या था बेटा, कॉस थीटा था ना, तो ये जो भी आपकी जो यहाँ पर वैल्यूज आती हैं वही क्या होती हैं, वही आप यूज कर लेते हो किसमें, कॉस थीटा में। अब मान लीजिए कि लेंथ जो है ओपी का, ये वेक्टर है, अब ये ओपी का, अब इसको आपने फाइंड आउट करना है, इस लेंथ को फाइंड आउट करना है, इस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये हो जाएगी कॉस थीटा की, आप अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ना, तो बेस हाइपोटेनियस ओपी, ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा या कॉस थीटा ओपी आ जाएगी, सॉरी ये क्या हो रहा है, cos थीटा ओपी आ जाएगी, तो ये तो एक्स कंपोनेंट्स हो गए ना, और ये क्या हो गया, दैट इज योर का डायरेक्शन कोसाइन। अब इसको सिंपल वे में समझने के लिए मैं बात करता हूँ, तो मान लेते हैं इफ वेक्टर, ठीक ना, या आप कह सकते हो पॉइंट पी, अब वेक्टर ओपी की बात करता हूँ या और पॉइंट पी, ठीक ना, पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई एंड जेड, ठीक ना, पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई जेड, अब ये बना रहा है मेक्स एंगल कंपोनेंट्स, ऐसा बताओ वेक्टर ओपी मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, तीन एंगल बना रहा है विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ ये अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, देन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक ना, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। फाइंड आउट कैसे करते हैं भाई, डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये बात करते हैं, तो जैसे बार बार तो ऐसा सेम कॉम्प्लिकेटेड वर्जन तो आप अप्लाई कर नहीं सकते, तो कैसे करना है ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात है, डायरेक्शन कोसाइन आपके तीन होते हैं, अगर ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर है, जैसे मैं ले रहा हूँ वेक्टर ए, तो ये इसके कंपोनेंट्स ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, अब डायरेक्शन कोसाइन को बनाते हुए आप लोग क्या करते हो, यूनिट वेक्टर बनाते हो, क्या बनाते हो, यूनिट वेक्टर बनाते हो, कैसे बनता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बनता है आपका, वेक्टर ए को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए वन आई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस ए टू जे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस ए थ्री के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस वन, अभी आप लोगों ने बात किया था ना, ध्यान से देखिएगा, ये तीन यहाँ पर बन रहा है, ठीक ना, दिस वन इज एंगल कॉस अल्फा, ठीक ना, ये एक्स एक्सिस का है ना रिप्रेजेंटेशन आई, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, कॉस अल्फा, ये वाई एक्सिस के साथ कॉस बीटा, दिस इज विद जेड एक्सिस कॉस गामा,
दीज थ्री आर डायरेक्शन कोसाइन विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बात ध्यान देने वाली ये है कि इन सभी की जो वैल्यूज होती हैं, आप ऐसे बार बार कॉस 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 नहीं लिखते, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो एल की वैल्यू क्या आती है बेटा, आप डायरेक्टली वेक्टर को लिखेंगे, वेक्टर के एक्स कंपोनेंट्स को लिखेंगे और उसको क्या कर देते हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। अभी मैं एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। मेरे पास एक वेक्टर है आर, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, मैं दो चीजें एक साथ लेकर चल रहा हूँ। तो ये जो कांस्टेंट लिखे हैं ए बी और सी, ए बी सी, ये क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर, ठीक ना। साथ ही साथ एल, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा हूँ, एल इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन इक्वल टू सी स्क्वायर, अब यहाँ पर सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और तीनों को आप देख रहे हैं ना, तीनों को जोड़ देंगे तो ये ए स्क्वायर ये रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर ये रूट हट जाएगा, सी स्क्वायर ये रूट हट जाएगा, जोड़ने पे तीनों के डिनोमिनेटर सेम आने की वजह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एक तरीके से याद रखिएगा एक रिलेशन कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू 1। कितना होता है, 1 होता है। ये आपने याद रखना है। आपका ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन वाले कॉन्सेप्ट क्या होते हैं बेटा, यहीं पर खत्म होते हैं, समझ में तो आया होगा। चलिए अब यहीं पर बात करते हैं। अभी तो अब आप लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो एक सिंगल पॉइंट से रिलेट करके पढ़ी हैं, अब आपको डबल पॉइंट वाली चीजें पढ़नी है। अब आपको वेक्टर फॉर्म करना है कितने पॉइंट से, 2 पॉइंट से, ठीक ना। चलिए 2 पॉइंट्स को लेकर हम लोग वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। बाई ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मेरे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, ऐसा मैं इमेजिन करते हैं भाई, ठीक ना। इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, समझिएगा। ओ है, ओ से बी पे गए, बी से सी पे गए, ए टू बी हम लोग जाएंगे ना, हमें वेक्टर ए बी बनाना है, वेक्टर ए बी बनाना है। ए से कहाँ को जाना है भाई, बी को जाना है। तो ओ से ए को गए तो ये ओ ए वेक्टर बन गया, ए से बी को गए दैट इज ए बी वेक्टर बन गया, और ये ओ से बी को गए तो ये ओ बी वेक्टर बन गया, ट्रायंगल वेक्टर एडिशन। तो ये ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी, ठीक ना। ओ ए की जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेरे को चाहिए कौन, ए बी चाहिए। तो यहाँ पर ए बी वेक्टर जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर ये है ना, तो ये आपका एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस एक्स थ्री के, अरे सॉरी जेड टू माइनस एक्स वन आई माइनस वाई वन जे माइनस जेड वन के, और आपने सेम को सेम से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन के। तो ये याद रखिएगा
कोई दो पॉइंट्स दिए जाए तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करके आई जे के साथ मल्टीप्लाई करके आप तुरंत उससे वेक्टर का निर्माण कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाकी मैग्नीट्यूड वैल्यू आप इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करने हैं, सेम आपको याद रखना है। अब ये बार बार आपको तो दिमाग में रहेगा नहीं, ये क्या करना है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। अब यहीं पर बात आ जाती है, आप लोग लाइन को पढ़े ना, तो सेक्शन फॉर्मूला भी आपका आएगा। क्या आएगा, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला वही है, सेम है, कोई कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर, वहां पर पॉइंट था, यहाँ पर क्या है, वेक्टर है। वहां पर पॉइंट था आपका, यहाँ पर क्या है, वेक्टर है। वेक्टर है, जिसे मैं दो फिगर बना देता हूँ, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, दो डिवीजन वाले मैं वेक्टर बनाकर उस पे जल्दी से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि व्हाट इज द सेक्शन फॉर्मूला एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल, क्या करते हैं, इंटरनल डिवीजन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है ना, तो चालू करते हैं भाई। आप लोग का वेक्टर ये है, जैसे मैंने ले लिया एक वेक्टर ए बी। ठीक ना, क्या ले लिया, ए बी, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, ए बी। ठीक है ना, एक पॉइंट सी इसको तोड़ रहा है दो रेशियो एम रेशियो एन में। ठीक है, अब देखिएगा, तीनों पॉइंट्स को मैं सेंटर से मिला दूंगा, तो तीनों पॉइंट को सेंटर से मिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज ओ बी, दिस इज ओ सी, दिस इज ओ ए। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेक्शन फॉर्मूले हम तीसरे पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं या तीसरे वेक्टर को फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे। देन ये इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन का मतलब है ए बी के ऊपर है पॉइंट सी। देन ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू ए बी, या एम है ना, इधर ओ बी से मल्टीप्लाई, ओ बी प्लस एन इंटू इधर वाले से ओ ए अपॉन एम प्लस एन। बस इतना सा आपको समझना था, और कुछ भी नहीं मैं बताने वाला हूँ इसमें, कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवीजन को ध्यान से देखेंगे। एक्सटर्नल डिवीजन कैसा, जैसे मैं ले ले रहा हूँ वेक्टर ए बी, इधर एक तरफ ले ले रहा हूँ, जैसे ये ले ले रहा हूँ बी है, ये ए। ठीक है ना, मैं वेक्टर ए बी ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि एक पॉइंट सी है बाहर से यहाँ पर मौजूद, और ये क्या कर रहा है, ए के साथ ये है एन दूरी पर, और बी के साथ है ये एन दूरी पर, तो यहाँ पर जो रेशियो बन जाएगा वो क्या बनेगा, एम रेशियो एन। इसको पॉइंट सी से आप मिलाओगे तो पॉइंट सी से मिलाने पर आपका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये देखिएगा, तीन वेक्टर्स आपको बन रहा है ना, तीन वेक्टर आपके बन रहे हैं, दैट इज ओ ए, ओ बी और ओ सी। ओ सी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब एक्सटर्नल है तो यहाँ पे एम इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, इधर देखिएगा, जो बड़ा वाला है, ये वाला एन इससे जाएगा, एम इससे जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके लिए एक्सटर्नल डिवीजन के लिए तो क्या हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई बाय ओ बी माइनस एन मल्टीप्लाई बाय ओ ए अपॉन एम माइनस। ठीक है ना, चलिए एक मिनट रुकिएगा। चलिए भाई, आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, वेक्टर क्या होता है ये पढ़ लिया, वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये पढ़ लिया, उनको बनाया कैसे जाता है, ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इतनी चीजें सीख ली। अब आता है मजेदार और खतरनाक चीज, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको दो प्रकार से पढ़ने हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से, कौन कौन से भाई, वन इज स्केलर और डॉट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दूसरा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, समझिएगा,
दोनों को पहले समझ लीजिएगा, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मीन क्या है समझिएगा। जैसे मैंने दो वेक्टर ले लिया, कोई दो वेक्टर ले लिया, ठीक है, दिस टू वेक्टर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों वेक्टर का मैं क्या करूँ, डॉट प्रोडक्ट करना है मेरे को। तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, उन दोनों के बीच में एक तीसरा वेक्टर देता है, और ये क्या होता है, एक कॉमन दूरी पर एग्जिस्ट एक तीसरे वेक्टर की लेंथ बताता है। डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है, कॉमन वेक्टर की लेंथ बता देता है, एक तरीके से सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बता रहा हूँ। वहीं पर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें कि व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, कि नहीं, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक तीसरा वेक्टर बनता है, जो कि उन दोनों से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको एक वेक्टर मिलता है और डॉट प्रोडक्ट में आपको एक मैग्नीट्यूड वैल्यू मिलती है। समझे ना, समझे कि नहीं समझे। तो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बस इतना समझ लीजिएगा कि स्केलर डॉट प्रोडक्ट में आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड, क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा, एक संख्या मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और वेक्टर में, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको मिलेगा एक वेक्टर मिलेगा, और वेक्टर कैसा रहेगा, वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है, कैसे करना है अब इसको ध्यान से देखेंगे। एक वेक्टर ले लिया मैंने A1I, A2J, A3K। एक वेक्टर ले लिया है A2I, सॉरी, B1I, B2J, B3K। अब अगर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर A डॉट B, क्रॉस प्रोडक्ट को A क्रॉस B, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि दो वेक्टर्स का, वेक्टर A इंटू वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू एंगल बिटवीन कॉसिक, ठीक है ना, कॉसिक थीटा। ये है आपका डॉट प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक ना। कोई दिक्कत है इसमें? बस इतना से याद रखिएगा, इफ वेक्टर A एंड B आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और इस तरीके से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। तो किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एक बात ये समझ लीजिएगा। दूसरा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये कब पॉसिबल है, व्हेन बोथ वेक्टर्स आर सेम, या कह सकते हो दोनों कोलिनियर हो या फिर दोनों पैरेलल हो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक ना। ये आपके दो सिचुएशन है। तीसरा, वेक्टर ए इक्वल डॉट वेक्टर बी इज माइनस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी, कब होगा माइनस, जब थीटा एंगल कितना, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री या पाई, ठीक ना। तब आपका क्या हो जाता है, ये सेम हो जाता है। अब एक बात को और समझ लीजिएगा, अब जीरो पे तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन थीटा पे क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री पे ये जीरो हो जा रहा है। तो एक चीज को समझिएगा, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, एंड आई इंटू जे इक्वल टू जे इंटू के इन इक्वल टू के इंटू आई इज इक्वल टू जीरो। किन्हीं दो वेक्टर्स का जो परपेंडिकुलर वैल्यू है दैट इज इक्वल टू जीरो, इनका परपेंडिकुलर जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब यहीं पर आता है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा, यहीं पर यही वाला cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से इतना तो समझ गए होगे भाई, हैं। चलिए, तो बेस वाले में आप लोग लेकर जाते थे तो कॉस लेकर आते थे, और यहाँ पे क्रॉस वाले में लेकर जाओगे तो क्या बनाओगे भाई,
तब क्रॉस वाला अगर आप लोग करोगे तो क्रॉस वाले में आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन थीटा में। क्या आएगी भाई? साइन थीटा में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी मेरे को बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ना है, हम लोगों को परछाई बनानी है, प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है ना? कैसे बनेगा आप इसको समझिएगा। किन्हीं दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन, ठीक ना? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पीछे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है साइन थीटा आ रहा था, वाई वाला मान। हम्म। चलिए कैसे करना है इसको भी ध्यान से देखिए। अब मैं अगर बात करता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, एक्चुअल में मुझे जो सीखना है, देखिए एक तो मैं रिलेशन लिख दे रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बीच में, वेक्टर ए वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। पहली बात ये रिलेशन है, एक इसको नोट कर लीजिएगा। हमें जो मेन चीज सीखना है कि किन्हीं डॉट प्रोडक्ट एक्चुअल में करते कैसे हैं। यहाँ पर साइन थीटा के इसी प्रकार से वैल्यू जान लीजिएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। मुझे जो एक्चुअल में जो चीजें सिखानी है वो ये सिखानी है कि क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअल में करते कैसे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड है। अब मुझे ये बता दो भाई, एंगल को मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की बात कर रहा हूँ। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 0 डिग्री कब बनता है? जब सेम एंगल आता है, सेम। ये कब आता है? जब अपोजिट वाले आ जाते हैं या डिफरेंट आते हैं? डिफरेंट रिलेशन। अब मैं कह रहा हूँ वेक्टर ए को क्या माना था? A1i प्लस A2j प्लस A3k, ऐसा माना था ना? A1i A2j A3k। क्रॉस करना है B1i B2j B3k, ये है ना? समझिएगा। इक्वल टू A1 का इसके साथ करेंगे, A1 B1i इंटू आई, ठीक है? मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। A1 B2i इंटू जे प्लस A1 B3i इंटू जे प्लस A2 जे A1 A2 B1 i इंटू आई, ठीक है ना? जी इंटू आई। अब मैं मुझे पूरा नहीं बताना, बहुत लंबा होता है ये, बहुत 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 ज्यादा नौटंकी करता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आई का आई से मल्टीप्लाई है, वो कितना होगा? 0। आई और जे का मल्टीप्लीकेशन होगा ना बेटा, तो आई और जे के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आई एक्स एक्सिस है, वाई जे वाई एक्सिस है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है? जेड एक्सिस। जेड का यूनिट वेक्टर क्या है? के। आई और के। अब यहाँ पे थोड़ा सा बवाल है, मैं एक सर्किल बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, आई जे और सॉरी, ये देखिए उल्टा बना दिया, के। आई से आप जे को जा सकते हैं, जे से के को जा सकते हैं, के से आई को जा सकते हैं, उल्टा आपको पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, कहाँ गया भाई? हाँ ठीक है। आई आई इंटू के, आई इंटू के, ये दो नहीं आपको लपेटना है भाई। आई से के को और जा रहा है, ये देखिए उल्टा जा रहा है। क्या कर रहा है? उल्टा जा रहा है। यहाँ पर ऐसा जाएगा तो दो पार करेगा, दो नहीं पार करना चाहिए, सिंगल पार करना चाहिए। आई से के को जा रहा है तो ये उल्टा हो रहा है, तो ऐसे में ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस जे के। किसके? माइनस जे के। तो यही कुछ कॉमन चीजें थी जो मेरे को बताना था यहाँ पर। एक्चुअल में हम लोग इसको करते कैसे हैं, अभी ये बात आती है। हम्म, तो मैं कुछ रिलेशन लिख दे रहा हूँ, इसको समझिएगा। आई क्रॉस आई, एक मिनट रुकिएगा। तो भैया
इसके आगे मैं बता रहा था ना, कुछ रिजल्ट लिख रहा था मैंने, कॉल आ गया था, तो मैं इसको नोट कर देते हैं थोड़ा सा। सेम का मल्टीप्लीकेशन जीरो, एंगल जीरो जीरो, 90 डिग्री, आई जे, जे से के से आई, के आई जे, ठीक है ना। अब मूल बात यहाँ पर मेरे को समझिएगा, यहाँ पर अगर मैं जे से जाता हूँ आई को, इसकी वैल्यू माइनस के, ठीक है। और के से जाता हूँ अगर जे को उल्टा लौट रहा हूँ, ये माइनस आई, ठीक है। आई से अगर मैं जा रहा हूँ के को, तो ऐसे सिचुएशन में माइनस जे, जो अभी आप लोगों ने, ये आप लोगों ने किया था ना, ठीक है ना। ये रिजल्ट्स मैं लिख दे रहा हूँ, आपने इसको याद कर लेना है, चाहे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, ठीक है ना। इससे बहुत ज्यादा परेशान होने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक्चुअल में करते कैसे हैं कि नहीं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, मुझे यही मूल आपको सिखाना है, जो आपको सीखना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई यही तो जरूरी है ना। चलिए, तो बात करते हैं हाउ टू डू क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एक तो आपका ये सिंपल वर्जन है, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड करके कर सकते हैं, लेकिन ये कभी कभी मुझे कॉम्प्लिकेटेड करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स फॉर्म, आप पढ़िए ज़्यादा बेटर होगा। मेरे पास दो वेक्टर थे ना, एक था वेक्टर ए हुज कोऑर्डिनेट इज a1i, a2j, a3k। वेक्टर बी b1i, b2j, b3k, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। कैसे करना है, आप क्या करिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको आई जे और के को ऐसे रूप में लिख दीजिए। अब उसी के नीचे इन संख्याओं को लिख दीजिएगा। पहले तो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स लिखिएगा, a2 और a3, ठीक है ना। और उसके नीचे क्या करिए, बी के कंपोनेंट्स को लिखिएगा, b1, b2 और b3। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक्सपेंड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आई का ये बचा, और क्या बचा, इसको इसको छोड़ दिया, आपका ये a2 b3 माइनस a3 b2। दूसरा वाला निगेटिव रहता है ना भाई, तो ये जे ले लिया आपने, इसको छोड़ दिया, क्या बना, a1 b3 माइनस a3 b1, ठीक है ना। ये मेरा फेवरेट पेन है भाई, बट पता नहीं क्यों इसमें धोखा दे रहा है, ठीक है ना। प्लस, पता नहीं क्या इसको दिक्कत हो गई है भाई। अभी कल इसको मैंने पूरा धुल धुल के चेंज किया है। चलो, ठीक है ना। ये वाला छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका हो गया क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट बाय गॉड बता रहा हूँ ना, इससे ज्यादा सिंपल तरीका कोई मुझे फील नहीं होता है वेक्टर प्रोडक्ट का, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, एक मिनट इसको थोड़ा देखते रहिए, हम चाय पी लेते हैं थोड़ा सा। यहीं पे वेक्टर आपका खत्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। बाय गॉड, चाय अच्छी थी। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट, दो एप्लीकेशन है इसके, दो एप्लीकेशन, दो तीन कई एप्लीकेशन एक्चुअल में। अब मैं दे दे रहा हूँ, जैसे कोई दो वेक्टर मतलब लेकर त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे को फाइंड आउट करना है। जैसे एक वेक्टर ए दे दिया गया है, ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। किसी त्रिभुज के, किसी ट्रायंगल के दो साइड हैं, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट इज एरिया इज 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ठीक है। कोई दिक्कत है?
और दूसरा क्या है भाई, अगर यही दोनों क्या हो, एक पैरेललोग्राम के हो, ऐसा ऐसे हो, ये वेक्टर ए है, ये क्या है वेक्टर बी है, तो यहाँ पर एरिया आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक मिनट यार, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक जा रहे हैं। पैरेललोग्राम ये क्या होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इसका ये क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तीसरा, आपको अगर ये क्या कर दूं कि डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स जैसे ये है ऐसा, ठीक है ना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, पैरेललोग्राम के, तो यहाँ पर भी हाफ इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर देंगे, आपको यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, एरिया मिलेगा, क्या मिलेगा, एरिया। यहीं पर आपका ये चैप्टर क्या होता है, कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट होता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो भाई, कमेंट सेक्शन प्लीज ओपन रहता है, इसको जरूर यूज किया करिए डाउट पूछने के लिए, अपने रिक्वायरमेंट्स बोलने के लिए कि आपको कौन से चैप्टर को पहले रिवाइज करना है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। आप सब लोग बहुत ज्यादा पढ़िए, खूब सफल होइए, खूब नंबर प्राप्त करिए। धन्यवाद आप सभी का।